जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें फिजा खान और हिलाली बैठे हैं। जफर हिलाली जो पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी कहलाया जाता है। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया इतनी चमचागिरी में इमरान खान की उतर चुकी है कि उनको पेट्रोल डीजल महंगे लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया में सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए आ गए हैं। जबकि हालात ये है कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां अभी आने वाले समय में मार्च में जो इन्होंने डिस्कशन कर रखा था कि इमरान खान के खिलाफ महंगाई और इनके खिलाफ उतरेंगे, तो पाकिस्तान में मीडिया ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि इस जफर हिलाली की देखेंगे तो इसकी चमचागिरी सातवें आसमान पे पहुंच चुकी है, क्योंकि इसको भी कोई ना कोई पद चाहिए। तो ये पाकिस्तान की आवाम के सामने एक सीधा सीधा झूठ परोस रहा है इमरान खान की चमचागिरी के लिए। क्योंकि आज पेट्रोल, आटा, तेल, दाल जो पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है, और बेरोजगारी इस कदर है कि रोडों पे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूटमार और बेरोजगारी ही फैली हुई है। तो दोस्तों देखिए कैसे इमरान खान की चमचागिरी में हिलाली एक से एक अपने आइडिया व्यू दे रहा है जिनको कभी माना ही नहीं जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी भी बलोचों पे कैसे अत्याचार किए जा रही है। जो मुद्दा पाकिस्तानी मीडिया में होना चाहिए वो आज है ही नहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि जो ओपोजिशन है अदम एतमाद की तहरीक के लिए उन्होंने कमर कस ली है, फिर इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हो रही हैं। जिस तरह काफ लीग से मुलाकात हुई, चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब का 14 साल के बाद खुद उनके दर पे चले जाना, वो शहबाज शरीफ साहब जो कि ताज़ियत तक कबूल करना नहीं चाहते थे चौधरी बरादरान की। तो इससे नजर आता है कि ओपोजिशन कितनी कमज़ोर है। उनको ज़रूरत है अभी नंबर गेम पूरी करनी है, लेकिन वो नंबर पूरे नहीं हो रहे। फिर जहांगीर तरीन साहब ने जो ग्रुप बनाया हुआ है वो भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तहरीक अदम एतमाद आपको वाकई कामयाब होती दिखाई देती है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, और मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए जो बिडिंग उनके लॉयल्टी के लिए अब बिडिंग हो रही है। क्या आप समझते हैं कोई ऐसी पार्टी है जो गवर्नमेंट से ज़्यादा पेट्रनेज है, जो गवर्नमेंट से ज़्यादा उनके पास पावर है और गवर्नमेंट से ज़्यादा हर किस्म का सहूलत दे सकते हैं दूसरी पार्टी को? आउट ऑफ द क्वेश्चन। और कौन है ये पार्टीज? MQM क्या 5-6 सीट्स, 1-2 और मिनिस्टरशिप चाहिए ज़रूर। BAP उनको क्या मिनिस्टरशिप चाहिए, समझो हो गया। GDA काफ के तो साथ खासे बातें हुई हैं और अभी भी आ रहे हैं हमारे इमरान खान साहब, और काफ को मिलेंगे लाहौर में। जब वो आएंगे काफ के साथ फिर मिलेंगे। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए एक ही चीज़ था, एक ही ख़तरा था जो शायद जो अननोन एक था। वो अननोन ये था कि ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं इनका क्या होने वाला है। अब इनका क्या होने वाला है, जहांगीर तरीन को सोचना चाहिए कि भाई उसका केस किसने रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट को। उसका केस और इमरान खान, इन दोनों का केस तो उन्होंने किया है। किसने? नून ने, अयाज सादिक खुद। अगर वो केस में नवाज शरीफ, इमरान खान छूट गए और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ये क्या पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि ये सब बातें भूल के सडनली वो उधर चले जाएंगे और इन लोग कुछ अलादीन का है इनके पास लैंप जो एवरीथिंग विल चेंज। अफसोस से ये कहना चाहता है कि ये टाइमिंग इंक्रीज जो आया है गवर्नमेंट, दो चीजें हैं जी। लेट मी एंड बाय सेइंग टू थिंग्स। अनफॉर्चुनेट है कि प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का जो ऐसे मौके पे आया। अफसोस से एक फैक्ट, द सेकंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि हमारी पब्लिक अभी तक सोच रही है कि ये गवर्नमेंट का कसूर है कि तेल का प्राइस बढ़ गया है। अरे भाई, मैंने कब से कहा है, हर प्राइम मिनिस्टर को जब मुझे मौका मिला एडवाइस करता हूं कि एक चौक लेके टेलीविजन पे जाओ और लोगों को बताओ कैसा इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज पे। इसलिए आज तक हमारी कौम समझती नहीं अगर गवर्नमेंट कुछ करती तो प्राइस बढ़ने के लिए जरूरत नहीं होती। अरे भाई, IMF के शर्त हैं, तुम यू आर अंडर ए प्रॉमिस, आप एक कंडीशनल एक्सेप्ट किए हैं कि प्राइस और हमें IMF की जरूरत है, उन्हें तो हमारी जरूरत नहीं है। ये बात समझ नहीं आ रही लोगों को। यस एग्जैक्टली, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
ठीक है जी। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने हिलाली साहब को भी सुना। जनरल साहब, बाकी जो IMF की शराइत हैं, इसमें मुझे अक्सर समझ नहीं आती है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती इस टाइम पे वो क्या करती। अगर IMF के पास जाते हैं, हमारी ज़रूरत है ना IMF, तो जब आपको ज़रूरत होगी किसी की तो आप उसके पास जाएंगे, वो अपनी शराइत पर बात करेगा। हम अपनी शराइत तो नहीं रखेंगे सामने, वो कहेंगे ज़रूरत भी आपको है और शराइत भी आप अपनी रखेंगे, जी हम नहीं मानते आपकी शराइत, तो ज़ाहिर बात उन शराइत पर अमल करना पड़ता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि महंगाई के बारे में आज तक, मतलब 3.5 साल होने के बाद भी जब तक कहा जाता रहा कि जो पुरानी हुकूमतें कर गई, तो चले 1 साल ही अच्छा लगता है, 1.5 साल अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे साल या चौथे साल में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप कहें कि जी जो कुछ हुआ है वो पुरानी हुकूमतें कर गई। इस तरह तो हुकूमत करना वाकई बड़ा आसान हो। अब जिस तरह ये लोग कहते हैं इमरान खान साहब की हुकूमतें खत्म कर देंगे, ये अगर आते हैं तो ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब इतने साल में इतना बेड़ा गर्क करके चले कि हम कैसे सही करें। तो ये तो बड़ा आसान मौक़िफ़ है कि जी पुरानी हुकूमत बेड़ा गर्क करके चलेगी, हम सही नहीं कर पा रहे, 5 साल आराम से गुजर जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देखिए, बात यह है, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। एक तो पहली बात यह है कि पहली हुकूमतें भी IMF के पास जाती रही और फर्स्ट फिगर्स, ठीक है, वहां जाना बिल्कुल जस्टिफाइड, ठीक है, झूठे फिगर्स देते रहे। और अब आके आप अगर गए हैं और आप अपने दुरुस्त फिगर दे रहे हैं, तो IMF जो आपको पैसा देता है, उसका पहला मुफाद ये होता है कि आपका पैसा, उसने जो पैसा आपको दिया वो वापस भी आना चाहिए, उसको वापस मिलना चाहिए। चुनाचे अगर आप उसको ये कहें कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, ये करने तो वो ये हवा में बातें, ये दूर की बात है। वो कहते हैं इमीडिएट आप अपनी जो आमदन बढ़ा सकते हैं जिससे हमें तवक्को हो कि आप पैसा वापस लाएंगे, वो ये है कि आप अपनी तेल की कीमत बढ़ाई हो, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह दें कि जो कौम कर्जे ले रही है उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सब्सिडीज देते रहे अपने लोगों को, क्योंकि आप कर्जे लेके तो अगर सब्सिडीज देंगे तो कर्जा तो कभी भी नहीं उतरेगा। सो नेचुरली आपको महंगाई फेस करनी पड़ जाती है, इसलिए कि आप असल ओरिजिनल कीमतों के ऊपर आप अपना काम चला रहे हैं। अब चीज ये है कि IMF का जहां तक ताल्लुक है, वो जो भी कंडीशंस रखे, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेजर्स की जरूरत है। जैसे अभी हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, और ताजरों का आपने देखा कि बिजनेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ताजरों का बिजनेस, जब भी हुकूमत ने ताजरों का बिजनेस डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, ताजरों ने हड़ताल कर दी। 17% आपसे लेते हैं, वो सेल टैक्स 17% आपसे वसूल करते हैं, कोई भी चीज लें आप जाके 17, लेकिन चूंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनका बिजनेस, वो 17% भी खुद खा जाते हैं। अब एक हुकूमत आज अगर ये PTI की गवर्नमेंट ताजरों के साथ सख्ती करे, तो आप देखेंगे कि ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाएगी, ताजरों के साथ, एक और मसला खुल जाएगा। तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बिल आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना था। ये किसी एक का मसला नहीं है, ना ही किसी एक पार्टी के टेन्योर में ठीक हो। ये प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, सारे मुल्क की प्रॉब्लम है, और इसमें टैक्स कलेक्शन वगैरह के लिए सख्त मेजर्स करने पड़ेंगे, जो कि पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ओनरशिप लेनी होगी। तो यहाँ मुश्किल ये है कि हर पार्टी अपने इक़्तिदार के चक्कर में वो एक को दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि इसको नेशनल इशू समझ के तो सारे मिलकर इकट्ठा करें, इकट्ठे इसको अटेंड करें और हल करें। तो इस वक्त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ये बस की बात नहीं, और इसी तरह PTI जो है वो भी हैंड ओवर करके जाएगी जब अगली किसी पार्टी को, तो वो इसी तरह की इकोनॉमी पकड़ा के जाएगी जो वो रोते धोते रहेंगे कि पीछे वाले ये करें। तो ये मसला चलता रहेगा जब तक कि ये इस पे फैसले ना करें, मिलकर इससे फैसले ना करें। हिलाली साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत की कुछ समझ नहीं आ रही हिलाली साहब, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप उनको सुन रहे होंगे कि वो कहते थे जी हर हाल में 23 मार्च को इस्लामाबाद जाएंगे और ये महंगाई मार्च करेंगे, हुकूमत का खात्मा करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि अचानक से वो सिर्फ तहरीके अदम एतमाद के हामी बने हुए हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जी हमें मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े, महंगाई मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो इस हुकूमत को फिर वो कैसे घर भेजेंगे? मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखिए, मुझे नहीं पता कि कितने सारे लोग मदरसे के जो तालिब इल्म हैं वो कितने निकलेंगे इस, और क्या उनको किस तरीके से इस मार्च पे उनका क्या रवैया होगा। इसलिए कि अगर उनका सख्त रवैया हो और तोड़ फोड़ हो, तो इतने सारे लोग जितने वो मदरसे में हैं, अगर वो सड़कों पे निकल आएँ और उन्होंने इस किस्म की हरकत की, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि इसके डर में गवर्नमेंट कोई कंसेशन उसे दे, गवर्नमेंट कोई हट जाए। शायद वो सोच रहे हों कि इस्टेब्लिशमेंट जो है
उनके खिलाफ हमें तो अब सब लोगों को पता है कि नैब जो है उनके खिलाफ केसेस हैं, मगर वो नहीं ले जा रहे कोर्ट में, और ये खुला धमकी दे रहा है नैब को कि तुम जाके देखो, मैं 50,000 लोगों के साथ उधर आऊँगा तुम्हारे दफ्तर में। तो उसके बाद तो हमने कोई केसेस के बारे में सुना ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये किस किस्म का रेजोल्यूशन इसका होगा, मगर जस्टिस इज जस्टिस फॉर ऑल, नहीं तो इट इज़ इनजस्टिस। तो हम देखेंगे कि पता नहीं क्यों इनको ये ख्याल है। बस यही हो सकता है कि वो नंबर्स और तोड़ फोड़ में उन्होंने एम्फसिस किया है, अदरवाइज उनका क्या सपोर्ट है भाई? उनके कितने सीट्स हैं पार्लियामेंट में? 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं? एक ज़माने में 8-12 थे शायद। वो बेनज़ीर के साथ उन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया 1993 में। उससे बाद इतने सीट्स तो कभी हुए ही नहीं है उनके। तो पता नहीं उनको किधर से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, या ये सब यूजलेस क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग है जी। बिल्कुल जी, टाइम पास है, बस ठीक है, टाइम पास किया जा रहा है। अच्छा जन्नत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जन्नत साहब, ये मेरे प्रोग्राम में कल ये सोमरो साहब थे, राशिद महमूद सोमरो साहब JUI से, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कहे जा रहे थे, और मैंने फिर उनको रोक कर पूछा कि कौन सा कामयाब था आज़ादी मार्च। उन्होंने कहा आपने हमारा आज़ादी मार्च भी देखा, बड़ा कामयाब था, अब देखिए हमारा ये वाला मार्च भी कामयाब होगा। तो मैंने कहा आज़ादी मार्च तो कामयाब था ही नहीं, उसमें तो मौलाना साहब कहते रहे कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, और आज तक हमें कसम से नहीं पता, यकीन जानिए, कि हाथों में क्या लेके लौटे। ना आपने बताया, ना किसी को नजर आया, ना आपने दिखाया। तो वो उस आज़ादी मार्च को अगर कामयाब कह रहे हैं और टीवी पर कह रहे थे, तो इसी तरह का फिर कामयाब इनका वो महंगाई मार्च भी हो जाएगा, फिर तहरीके अदम एतमाद भी उतनी कामयाब हो जाएगी। क्या कहेंगे जन्नत साहब? देखिए, यहाँ पे धरने भी हुए, बड़े बड़े लंबे एहतजाज हुए, कई महीने के। इमरान खान ने भी किया, इन्होंने भी किया, तो वो कोई हुकूमतें तो नहीं बदल गई उससे। ये रवैश या इस तरह का जो, और इमरान खान साहब का धरना तो देखें ना, 126 दिन का, इतने महीनों का, 4 महीनों से ऊपर का। इस तरह की ट्रेडिशन ना है, ना ही मुल्क इसको बर्दाश्त करेगा। नेचुरली कानून अपना रास्ता लेगा अगर कोई इस तरह की, हाँ नुकसान हो सकता है, क्योंकि तोड़ फोड़, जैसे लाली साहब कह रहे हैं, अगर कोई तोड़ फोड़ करता है तो ठीक है, आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, एक्शन अपनी जगह पे, लेकिन तोड़ फोड़ जो हो जाएगी, नुकसान होगा। लेकिन हुकूमतें नहीं चाहती इस तरह अगर हो, तो फिर कोई भी शख्स जाके 10-15 हज़ार बंदे इकट्ठे करके कहीं से ला के बैठ जाए, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठ जाए, कहीं बैठ जाए कि जी मैं कह रहा हूँ हुकूमत बदल दें, तो इस तरह तो नहीं बदली जाती, तो ना बदली जाएगी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये महंगाई को इशू बना के बाहर निकल रहे हैं कि जी बेचारी आवाम जो गुर्बत में पिसी चली जा रही है, रोजगार इनके पास नहीं है, महंगाई हुई चले जा रही है। तो जब ये जाके बैठ जाएंगे, चले जितने भी लोग इकट्ठे करके वहां जाके बैठ जाएंगे, उससे मईशत को नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो भी नुकसान होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि इन्होंने कौन सा कोई ऐसा रोड मैप दिया जिससे पता चले कि ये महंगाई कम कर देगी। ये अगर इनको हुकूमत पकड़ा दी जाए तो ये इससे बड़ी मायूसी होगी लोगों को उनसे कहीं ज्यादा मायूसी होगी कि जो हुकूमत पहले थी, अगर उसी जैसा ही हालात भी कर रहे हैं तो फिर उसको क्यों निकाला। तो इस वजह से फिर इनको ज्यादा बड़ा झटका लगेगा और इनको ज्यादा लोगों को फेस करने में दिक्कत होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं, पर मौलाना का मतलब पहले दिन आप देखिए, अभी महंगाई हो गई, कई चीजें हो गई, लेकिन सब कुछ कहना चाह रहे हैं, सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में जब हलफ भी नहीं लिया हुआ था लोगों ने, तो मौलाना ने कहा जी हलफ ना ले, इसको सारे सिस्टम को गिरा दें। मौलाना बेरोजगारी की वजह से पहले दिन से